गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की लेक्चर सीरीज़ में हमारा जो है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश को पढ़ रहे थे। गुलाम वंश या ममलूक वंश, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने गयासुद्दीन बलबन को पढ़ा था। और गयासुद्दीन बलबन की जो है हमने कुछ सुधार कार्य थे, उनकी नीतियाँ थी, उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था जो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ करता था उसका हमने नाम जिक्र किया था। उसका नाम क्या था? याद है सभी को? शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, गुलाम वंश का जो लास्ट का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स तक हमने कहानी को पढ़ लिया था और वह उसका अंतिम शासक हुआ करता था। देन इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही एक और महत्वपूर्ण जो वंश था उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश की स्थापना मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कालखंड को रेखांकित करता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम खिलजी वंश की स्थापना देखेंगे। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। ठीक है, तो जो खिलजी वंश के अंतर्गत 5 शासक हुआ करते थे। ठीक, जिसका पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको हम मलिक फिरोज खिलजी के नाम से भी जानते हैं। जलालुद्दीन तो उसकी एक क्या थी? उपाधि थी। जिस समय उसका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के दौरान उसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण करके सत्ता को संभाला था। ठीक है, उसके बाद यदि अन्य शासकों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, उसके हम कुछ सुधार कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बाजार नियंत्रण नीति है आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर शियाउद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एंड देन लास्ट है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये 5 शासक हुआ करते थे खिलजी वंश में। ठीक है, चलिए उसके स्टार्ट करने से पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम क्या था, कहाँ से ये खिलजी वंश उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो आपको याद होगा गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, तो जिस समय शमसुद्दीन क्यूमर्स था उस समय या उसके जस्ट एक शासक पहले जिसका नाम था कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद एक शासक था जो गुलाम वंश का ही एक शासक था। ठीक है, तो कैकुबाद के समय ही हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसका राजनीतिक उत्कर्ष वहां से शुरू हो जाता है। मतलब कैकुबाद के समय ही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था एक शाही अंगरक्षक के पद पर आसीन था गुलाम वंश के अंतर्गत। ठीक है, और उस समय जब आसीन था, ठीक कैकुबाद की मृत्यु के बाद अपना कौन आता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है। तो ये शाही अंगरक्षक की गद्दी पर आसीन था। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था, उसका भी एक बॉडीगार्ड था। लेकिन हुआ क्या, मौका पाकर इसने लगभग 1290 ईस्वी के आसपास क्या किया? शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर पदासीन हो गया या बैठ गया और वहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना की। तो याद रखना कि इससे पहले अभी तक हम जितने भी जो शासक हैं यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जितने भी शासकों को हम पढ़ चुके हैं अभी, ये सभी कौन थे? इलवरी तुर्क थे। कैसे थे? इलवरी तुर्क यानी तुर्कों में श्रेष्ठ लोग माने जाते थे ये, यानी उच्च कुल के व्यक्ति माने जाते थे। ठीक है, और जो खिलजी वंश के जो शासक हैं ये थोड़े से सामान्य कुल के तुर्क हुआ करते हैं। ठीक है, यानी निचले तुर्क माने जाते हैं। तो तुर्क भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक इलवरी तुर्क और दूसरे सामान्य कुल के तुर्क। ठीक है, तो अभी तक जो थे आपने देखा होगा कि निरंकुश शासन प्रणाली जो थी अभी तक चली आ रही थी गयासुद्दीन बलबन के काल तक। ठीक है, निरंकुश शासन प्रणाली के साथ साथ वह सभी क्या है? रक्त की शुद्धता पर बल दे रहे थे। यानी बलबन ने भी
क्या बोलते हैं रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी कि नहीं। ठीक उसी नीति को कौन खत्म करेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस नीति को खत्म करके यानी एक सामान्य तुर्क, एक निचले तबके का तुर्क अब शासन को संभालेगा। ठीक है, तो शासन को संभालने के क्रम में अब होगा क्या यहाँ पर कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि भाई संस्थापक कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। राज्याभिषेक इसने अपना करवाया था, जो कैकुबाद के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया था। किलो खरी का एक महल हुआ करता है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था, कैकुबाद ने करवाया था। तो उसी महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, इसको याद रखना। जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय जो था जलालुद्दीन की आयु कितनी थी, 70 वर्ष थी। ठीक है, और किलो खरी के जो महल है उसी को उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजनीतिक उत्कर्ष जैसा कि मैंने बताया कैकुबाद के समय हुआ। कैकुबाद एक गुलाम वंश का शासक था। तो ये कैकुबाद जो था, कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की दूरदर्शिता और योग्यता से प्रभावित होकर उसको शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। याद रखना, शाइस्ता खां की उपाधि से कौन सम्मानित हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक क्वेश्चन आता है, कई बार बना है। ठीक है, अन्य शासक के बारे में हमने देख ही लिया, अन्य शासक कौन कौन थे इसमें। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, मेंस का यदि आपके लिए प्रश्न बनेगा यहाँ पे, तो मेंस का अभी तो एक ही प्रश्न बता रहा हूँ मैं, और इसके बाद जब हम खिलजी वंश पढ़ लेंगे पूरी तरीके से तो इसका एक समग्र अध्ययन के तौर पर हम इसके 2-3 क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्या बोलते हैं, एक राज दरबारी हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब ने जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। ठीक, उसी संबोधन के आधार पर एक क्वेश्चन बनता है, खिलजी क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। तो खिलजी क्रांति पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये क्वेश्चन में दिया है आपको, और बताना है कि भैया किस प्रकार से खिलजी वंश के आने से दिल्ली सल्तनत में क्रांति आ गई। तो क्रांति कब आती भाई, आपको क्रांति की यदि आपसे कोई मीनिंग पूछे तो क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है कि चली आ रही जो पारंपरिक यानी पुरानी प्रथा हैं उनमें अचानक परिवर्तन हो जाना क्या होती है, क्रांति कहलाती है। ठीक है, आपने क्रांति कई प्रकार की क्रांति देखी होंगी भाई, कृषि में क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, पढ़ी है कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार से तो क्रांति का मतलब सिंपल से वही है, जो चली आ रही जो पुरानी व्यवस्था है उसमें अचानक अमूलचूल परिवर्तन हो जाना। ठीक उसी प्रकार से जब खिलजी वंश की दिल्ली में स्थापना होती है तो होता क्या है कि जब गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में होती है तो गुलाम वंश की स्थापना के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद के जो शासक थे उनका प्रारंभिक जो था उद्देश्य क्षेत्र, अपने क्षेत्र को विस्तार करना था। लेकिन ये क्षेत्र विस्तार का उनका जो उद्देश्य था वह 13वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कैसा हो गया, ठहर सा गया, यानी रुक गया, शांत हो गया। तो हुआ क्या है अब यहाँ पर, तो जब राज्य विस्तार की जो नीति है वो एकदम से रुक गई तो 13वीं शताब्दी के मध्य से बाद यानी मध्य के बाद की यदि बात करें यानी खिलजी वंश की बात करें हम, तो इस समय जो भी शासक आया 13वीं सदी के लास्ट की बात हमारी बात करें तो इस समय जो भी शासक आ रहे थे उनका प्रारंभिक उद्देश्य अब क्षेत्र विस्तार नहीं करना था। अब प्रारंभिक विस्तार जो प्रारंभिक उद्देश्य क्या हो गया था, अपने क्या बोलते हैं, अपने राज्य यानी सल्तनत को सुदृढ़ करना। ठीक है, और सुदृढ़ करने के क्रम में उन्होंने क्या किया, सुदृढ़ करने के क्रम में होगा क्या भाई, उनका वहाँ का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो संरचना है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं भाई। कोई भी राज्य होगा उसका सुदृढ़ीकरण कब होगा, जब वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना में क्या हो, परिवर्तन हो, उसके ढांचे में परिवर्तन हो। भाई समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो परंपरा है उसका अंत होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर कुछ सुधार कार्य होना चाहिए, जैसे कि शासन व्यवस्था में सबकी भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, आर्थिक परंपरा, आर्थिक ढांचे के अंतर्गत यदि परिवर्तन होगा तो क्या होगा, परिवर्तन ऐसा होगा कि भाई वहाँ पर जो है धन का
मतलब कि जो धन की जो बारंबारता है वो कहीं से आती रहे, ठीक है, धन की प्राप्ति लगातार उनको होते रहे, चाहे वो राजस्व के रूप में हो या व्यापार के माध्यम से हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यदि होंगी तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उस जगह पर मतलब कुछ ना कुछ क्रांति होगी। ठीक उसी प्रकार से जो मोहम्मद हबीब हैं, खिलजी वंश के आगमन को वह खिलजी क्रांति की संज्ञा दे रहा है। तो यदि आपको आंसर लिखना है तो आपको इस आंसर में क्या पुट करना पड़ेगा, तो भैया आपको पुट करना पड़ेगा सब कुछ जो हमने अभी बातें कर ली कि भाई आरंभिक आपको जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश था उसके बारे में बताना है कि भैया आरंभिक जो गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है, गुलाम वंश के शासकों ने आरंभिक विस्तार उनका जो था वो धीमा पड़ गया और 13वीं शताब्दी के मध्य के बाद जितने भी सुल्तान आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वह खिलजी वंश के हों या फिर तुगलक वंश के, उनका प्रारंभिक उद्देश्य अब क्या हो गया, राज्य का सुदृढ़ीकरण करना हो गया। और इसी क्रम में उन्होंने राज्य के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचना को सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाया। और इसी के साथ वह क्या करते हैं, कुछ सुधार कार्य करते हैं, जैसे कि भाई क्या करते हैं, जो चली आ रही परंपरागत व्यवस्था थी, जैसे कि जाति व नस्ल के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी अभी तक, जो अपने गयासुद्दीन बलबन है वहाँ तक, उस व्यवस्था को भंग कर दिया गया है। यानी जाति व नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की यहाँ पर अब समाप्ति होगी। समझ रहे हो ना, हाँ समझते रहो। चलिए फिर क्या होगा, धर्म का राजनीति से अलगाव होगा। अभी तक होता क्या था, जो उलेमा वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, उनका अत्यधिक हस्तक्षेप हुआ करता था शासन व्यवस्था में, ठीक है, वह सुल्तान को कठपुतली समझते थे और अपने अनुसार वह राजनीति को जैसा चाहे वैसा परिवर्तित करते थे। तो अब होगा क्या, यहाँ पर धर्म का राजनीति से अलगाव हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, प्रतिभा व योग्यता के आधार पर अब जो नौकरशाह है उसका चयन होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे वंश का जो बेटा है या युवराज है वही शासक बनेगा, या फिर मतलब कि इसको ही आप क्या बनाओ, वहाँ का गवर्नर बनाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या, यदि योग्य है वह व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या मंगोल हो, कोई भी हो, यदि योग्यता है उसमें तो उसे शासन में जो है योग्य पद प्राप्त होगा। ठीक, तो ये सारी व्यवस्था होगी अब। और होगा क्या, प्रशासन में भारतीय मुसलमानों के साथ साथ अब मंगोलों को भी यहाँ पर प्रशासनिक पद प्राप्त होने लगे। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। इस परिवर्तन नहीं, अभी तक आपने देखा है कि मंगोल हमेशा हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते थे, ठीक है, हालांकि अभी भी मंगोल आक्रमण कर रहे हैं इस समय भी, लेकिन उन मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए, यहाँ पर मंगोलों को खुश करने के लिए अब प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। और स्थानीय जो मुसलमान थे यानी भारतीय मुसलमान, उनको खुश करने के लिए भी क्या किया, यहाँ पर उनको यहाँ पर पदों की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। अब इन पदों की प्राप्ति हो रही है तो इससे होगा क्या, जो दिल्ली की गद्दी है, सुल्तान है, उसके प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पर माना जाता है कि जो है कि आपका खिलजी वंश के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जो है धर्म का राजनीति से अलगाव, इस बात पर सबसे ज़्यादा उसने अलाउद्दीन खिलजी ने बल दिया था कि किसी भी प्रकार से धर्म राजनीति में हस्तक्षेप ना कर पाए, ठीक है। उस पर किसने बल दिया था सबसे ज़्यादा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना जाता है कि भाई बहुत से मंगोल ऐसे थे जिन्होंने मतलब कि खिलजी शासकों से प्रभावित होकर अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया है ना, मुस्लिम धर्म में वह कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि खिलजी वंश के शासकों द्वारा कुछ इस प्रकार से कुछ मतलब कि आप जो होती है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, ढीलेपन लचीलेपन की जो नीति है उसको अपनाया गया था, यानी उदार नीतियों को अपनाया गया था। तो एक कथन ये भी कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने उदार नीति को अपनाया था, यानी जनता की इच्छा को ही अपने शासन का आधार बनाया था। तो आप ये अपने आंसर में पुट कर सकते हो कि खिलजी वंश के अंतर्गत जो है जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा यानी प्रथम शासक हुआ जिसने जनता की इच्छा को ही अपने शासन का आधार बनाया और सबसे मेल मिलाप वाला जो संबंध है वह स्थापित किया सबके साथ। तो आपको ये सब अपने आंसर में पुट करना है। तो ये सारी व्यवस्था थी। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को।
उसको आज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो पोर्शन है वो थोड़ा लंबा है, लंबा जाएगा, इसलिए उसको हम एक अलग से टॉपिक को सेपरेट करके ही उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इसके अतिरिक्त यदि मेंस का कोई भी क्वेश्चन लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको लिखिए कि सर इसका आंसर हम कैसे लिखें। आप सर्च करना चालू करिए कि मैंने तो यहाँ पर बोर्ड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, 2 क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन आंसर लिखते कैसे हैं, उसका तरीका और उसका इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। यदि आपको कोई सा क्वेश्चन लगता है, कठिन लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डालिए, कुछ भी डालिए जिससे मुझे पता पड़े कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो उसका जो भी कंटेंट होगा, जो भी उसको डिस्कशन करना हो वो हम अगली क्लास में कर सकते हैं या उसको अलग से हम बता सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और ये आपका पहला काम रहेगा। ठीक, जल्दी से जल्दी क्या है करना है, हमको इस चैनल को प्रमोट करके ऑनलाइन आना है, लाइव आना है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बिल्कुल ईमानदारी से करें। ठीक है, और जो भी कोई दिक्कत है बिल्कुल आप सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी अदर इशू हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।